जय श्री राम। आज हम नीट 2020 नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा 2020 में फिजिक्स पार्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। मैं अंबुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, उसका इस क्वेश्चन पेपर का कोड F6 है। तो क्वेश्चन नंबर 136 है, अ चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 into 10⁻⁴ मीटर सेकेंड (-1) in an electric field of 3 into 10⁻10 volt per meter has a mobility in meter square volt (-1 second (-1). इस क्वेश्चन में हमें मोबिलिटी फाइंड करना है। तो सिंपली क्या होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है VD इक्वल टू मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मोबिलिटी इक्वल टू म्यू इक्वल टू हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हम इस इक्वेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व किए हैं। यह ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इन कंडक्टर ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर में सेटअप होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो VD प्रोपोर्शनल टू E हो गया और VD इक्वल टू म्यू इंटू ई। म्यू क्या है, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ से हम म्यू इक्वल टू VD अपॉन ई वैल्यू पुटअप करेंगे। 7.5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3 इंटू 10⁻10 हो गया। तो इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁴ प्लस 10, ये 10⁻10 न्यूमरेटर को जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइड भी। तो आंसर आ गया 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर वोल्ट (-1 सेकेंड (-1). तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर जो है, पहला क्वेश्चन का आंसर है करेक्ट आंसर है 2.5 इंटू 10⁻6। ये पहला क्वेश्चन है 2.5 इंटू 10⁻6 इसका आंसर है। अब हम दूसरा क्वेश्चन रीड करते हैं। 136 है, द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर D एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो जो मीन फ्री पाथ डेंसिटी होता है λ1 इक्वल टू होता है ऑप्शन में 1/√2 n πd² होता है। तो ये इसका ऑप्शन 4 नंबर करेक्ट है। आंसर हमने यहाँ लिखा हूँ, देखो मीन फ्री पाथ क्या होता है। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कॉलिजन फॉर अ गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कॉलिजन होता है उस कॉलिजन का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन, दो क्रमागत कॉलिजन के बीच का जो पाथ होता है उसको फ्री पाथ बोलते हैं। और जितने कॉलिजन होगा सभी का फ्री पाथ का जब एवरेज निकालते हैं तो उसको मीन फ्री पाथ कहते हैं। तो एवरेज मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन कॉलिजन्स फॉर ए गैस मॉलिक्यूल्स। तो λm इक्वल टू मीन लैम्डा बेस m है, इस मीन फ्री पाथ रिप्रेजेंट करता है 1/√2 πd² n है। D क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n क्या है, नंबर ऑफ n इज मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर ये 138 है, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। तो E इक्वल टू mc², आइंस्टाइन इक्वेशन यूज करेंगे। एनर्जी इक्वल टू m इंटू c²। m क्या मास है और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ पे 0.5 ग्राम है तो 0.5 ग्राम को पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। तो 0.5 इंटू 10⁻³ हो गया और उससे c की वैल्यू पुटअप करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाता है। इसका आंसर है इसका आंसर जो है हम फाइंड करते हैं।
ये है मास इक्विवेलेंट, द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर है। m की वैल्यू 0.5 ग्राम है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ कर दिया। 1 ग्राम इक्वल टू -10⁻³ kg होता है। c की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुटअप किया, वैल्यू पुटअप करने के बाद 4.5 इंटू 10⁻³ जूल आ गया, 13 जूल। तो इसका करेक्ट आंसर है 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। करेक्ट आंसर है 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। अब क्वेश्चन नंबर 139 है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer, nm means nanometer, is coming from star. The limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meter is. तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन क्या होता है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव पे जितना एंगल वो ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है, जितना एंगल बनाता है, उसको हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन बोलते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। और रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। मतलब रिजोल्यूशन आर की वैल्यू होता है 1 लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की जो वैल्यू होती है डेल्टा थीटा इक्वल टू होता है 1.22 λ/d। तो इसको देखो हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 138 है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू दिया गया है, लैम्डा इक्वल टू 600 नैनोमीटर इक्वल टू 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। कन्वर्ट किया नैनोमीटर को, क्योंकि नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। तो डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप 2m है, तो एंगुलर सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स बाय टेलीस्कोप होता है डेल थीटा इक्वल टू 1.22 λ/d। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप का डेल्टा थीटा इक्वल टू 1.22 λ/d। डी डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप कर दोगे 1.22 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड 2, तो आंसर आ गया 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। 3.66 3.2 आंसर इसका 3 है। इसका आंसर जो है ये 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरिंग अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है B इक्वल टू होता है उसका फार्मूला B इक्वल टू μ0 Ni। स्मॉल n लेते हैं, स्मॉल n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया। देखिए ये जो है इसका 140 क्वेश्चन है। L इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है, N इक्वल टू 100 है, कैपिटल N। तो 50 इंटू 10⁻², I की वैल्यू 2.5 एम्पियर है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड क्या होता है? B इक्वल टू μ0 कैपिटल N I अपॉन स्मॉल l। कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है। L क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। μ0 क्या होता है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर एम्पियर मीटर होता है। अब हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो B इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ और टर्न 100 है इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻², क्योंकि वो जो लेंथ है 50 सेंटीमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट किया। तो हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर आता है 6.28 इंटू 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। और 1 इसको वो वेबर पर मीटर स्क्वायर को टेस्ला बोलते हैं, तो 1 टेस्ला भी हुआ। तो 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो आंसर इसका 3 करेक्ट है।
इसका 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ये करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। 141, the quantities of heat required to raise the temperature of two solid copper sphere of radii R1 and R2, जहाँ R1 इक्वल टू 1.5 R2 है, थ्रू 1 केल्विन R इन द रेशियो। मतलब कि दो सॉलिड जो है, दो सॉलिड कॉपर के स्फेयर हैं और दोनों का रेडियस, एक का R1 है दूसरे का R2 है, तो उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पर जितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी उसका दोनों के हीट का रेशियो फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, देखो एक ही कॉपर मटेरियल का बना हुआ, तो उसकी डेंसिटी जो है, कॉपर की डेंसिटी, एक ही मटेरियल है तो डेंसिटी इक्वल होगा, डेंसिटी समान होगा, और उसका स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा भी समान होगा। तो विशिष्ट ऊष्मा और डेंसिटी दोनों इक्वल होंगे। अब इसको हमने सॉल्व किया है। देखो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर सॉलिड स्फीयर रेडियस आर, अगर रेडियस आर सपोज किया जाए तो थ्रू टेम्परेचर डी थीटा, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस आ रहा है 1 केल्विन, क्योंकि वो 1 केल्विन दे रहा है। तो डेल्टा एच इक्वल टू एम एस डी थीटा। तो एस क्या होता है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर है। एम, इस कैपिटल एम क्या है, टोटल मास ऑफ सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस आर, जो रेडियस है उसका, डी थीटा डिफरेंस इन टेम्परेचर, वो 1 केल्विन है। तो मास क्या होता है, एम इक्वल टू डेंसिटी ऑफ कॉपर इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गया रो इंटू, ये रो बोलते हैं 4/3 पाई आर क्यू है। तो डेल्टा एच इक्वल टू हुआ रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू एस डी थीटा, डेंसिटी, रो डेंसिटी ऑफ कॉपर है। अब देखिए, सो फॉर कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1, जिसका R1 है, रेज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन, मतलब डी थीटा की वैल्यू 1 केल्विन होगा। तो उसके लिए हम डेल्टा H1 सपोज करेंगे, सिग्मा 4/3 पाई R1 क्यू एस इंटू 1, यस की वैल्यू 1 है या इक्वल ही, सब यस कॉमन होगा दोनों के लिए। फॉर सॉलिड ऑफ कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R2 है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन, डेल्टा S2 है। तो डेल्टा S2 है सिग्मा इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब इंटू 1। तो दोनों का रेशियो डेल्टा H1 अपॉन डेल्टा S2, तो सिग्मा इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब डिवाइडेड बाई सिग्मा 4/3 पाई R2 क्यूब, दिस इज R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। तो वैल्यू R1 इक्वल 1.5 R2 दिया है, R1 अपॉन R2 1.5, इसको सिंपल साधारण भिन्न में बदलोगे तो 15/10 हो जाएगा, 15/10। तो डेल्टा H1 अपॉन डेल्टा H2 इक्वल टू 15/10 हो गया। और इसको कट करोगे, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3/2 हो गया, का क्यूब 27/8 हो गया। तो इसका आंसर 3 है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, इसके लिए करेक्ट आंसर 27/18 है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब 142 वाला प्रॉब्लम देखेंगे। 142 का प्रॉब्लम है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरड, द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम निकालना है। मतलब कि पहले जब एयर नहीं था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड था, और जब फिर एयर इंसर्ट हुआ, फिर जब मीडियम इंसर्ट हुआ तो 30 माइक्रोफैरड हो गया। तो परमिटिविटी निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट C इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 होता है। तो इसको हमने सॉल्व किया। देखिए, कैपेसिटेंस विथ एयर है, सी एयर इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे, 6 इंटू 10⁻⁶ फैरड आ गया। कैपेसिटेंस विथ मीडियम, सी बेस एम यूज किए, स्मॉल एम 30 माइक्रोफैरड, मतलब 30 इंटू 10⁻⁶ फैरड हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर है, तो सी एयर इक्वल टू होता है ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है, डी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट, और कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो सी बेस एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइड बाई डी। एप्सिलॉन की वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट के, ए
एप्सिलॉन 0 के डिवाइडेड बाई डी। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है। तो सी बेस एम कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाई कैपेसिटेंस विथ एयर इक्वल टू के आ जाएगा। तो के की वैल्यू हो गया 30 माइक्रोफैराड 6 आ गया। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मल्टीपल करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 5 कूलम स्क्वायर न्यूटन रेस -1 मीटर रेस -2। तो आंसर आ गया 44.25 इंटू 10⁻12। फिर इसका आंसर आ गया 0.44 10⁻10 न्यूटन कूलम स्क्वायर न्यूटन रेस -1 मीटर रेस -2। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है इस क्वेश्चन का। सो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। इसका जो है हमारा जो क्वेश्चन में आंसर आया है वो सॉल्व किया हमने। ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, है a short electric dipole has a dipole moment 16 into 10⁻⁹ coulometer. The electric potential due to the dipole at a point at a distance 0.6 meter from the center of dipole situated on the line making an angle of 60 degree with the dipole axis से कितना होगा? 114 पाई एप्सिलॉन 0 वैल्यू दिया है। 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब इसको हम सॉल्व किए हैं। देखिए ये जो है डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी इक्वल टू 16 इंटू 10⁻19 और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं 16 इंटू 10⁻90 सेंटीमीटर। पोटेंशियल फाइंड करना है, डिस्टेंस आर का 0.6 मीटर दिया है। तो हम यहाँ डायग्राम में देखेंगे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -q चार्ज और +q चार्ज से बचना है जिसके बीच का डिस्टेंस 2l है जो बहुत शॉर्ट होता है और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन -q से +q की तरफ होगा। वहाँ से r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एट द डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल मेकिंग एंगल थीटा होता है v वेस डाइपोल r थीटा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन वेक्टर p डॉट वेक्टर r अपॉन r क्यू होता है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन मॉड p मॉड ऑफ वेक्टर p मॉड ऑफ वेक्टर r cos थीटा अपॉन r क्यू। बट मॉड ऑफ वेक्टर r को r सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट डिस्टेंस r एंगल थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो सब p का और cos थीटा का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 16 इंटू 10⁻9 cos 60 डिग्री डिवाइड बाई 0.6 होल स्क्वायर। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है। देन 19 इंटू 16 इंटू 1/2 0.36 हुआ। तो 9 इंटू 8 0.36 सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे हमें आ गया वैल्यू 2 इंटू 10⁻2 वोल्ट दैट इज़ 200 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर 4 है। इसका आंसर 4 है। ये इसका आंसर 143 का करेक्ट आंसर 4 है 200 वोल्ट। अब 144 है 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू 2 ends ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर है विथ नेग्लिजिबल मास है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 kg पार्टिकल नियरली एट डिस्टेंस। मतलब सेंटर ऑफ मास क्या पोजीशन निकालना है। तो इसके दो मेथड होते हैं। हमने एक सिंपल मेथड यूज किया है
देखिए जैसे ये अपना रॉड है, यहाँ पे 5 kg है, यहाँ पे 10 kg है। सेंटर सी पे है, सेंटर ऑफ मास का लाइन सी से पास हो रहा है और इसके बीच का 5 kg और 10 kg के बीच का डिस्टेंस r है। सेंटर ऑफ मास से 5 kg का डिस्टेंस r1 है और 10 kg से r2 है। सी सेंटर ऑफ मास है, r दिया है डिस्टेंस ऑफ रॉड 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। तो एक हम थियरी यूज कर देंगे कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। मतलब कि अगर हम सभी मास का मोमेंट निकालें अबाउट द सेंटर ऑफ मास तो उनका सम जीरो होता है। मतलब जितने भी मास है उनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मोमेंट जीरो होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो। तो दैट इज़, अब देखो ये इसको 5 kg सेंटर ऑफ मास को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए ट्राई करेगा तो इसका पॉजिटिव सिंबल लेते हैं 5r1, और ये 10 kg क्लॉकवाइज घुमाएगा दैट इज़ तो निगेटिव साइन आता है 5r1 माइनस 10r2 इक्वल टू 0। अगर घड़ी की दिशा में मूव करे तो मोमेंट के लिए निगेटिव साइन लेंगे, अगर घड़ी के विपरीत दिशा मतलब तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो पॉजिटिव साइन, और क्लॉकवाइज हो रहा है तो नेगेटिव साइन। तो 5r1 इक्वल टू 10r2 हो गया, तो r1 इक्वल टू 2r2। अब r1 प्लस r2 की वैल्यू 100 दिया है तो r1 इक्वल टू 2r2 पुटअप करोगे, 2r2 प्लस r2 इक्वल टू 100 हो गया। तो 3r2 इक्वल टू 100, तो r2 इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 3 30 हो गया। r1 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 100 66। एक चीज़ ध्यान दीजिए कि सेंटर ऑफ मास हर समय हैवी मास की तरफ शिफ्ट होता है, सबसे ज़्यादा मास होगा उधर शिफ्ट होगा।